राजनीति में कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वे सत्ता के गलियारों में आने वाले समय की आहट होती है। और इस बार जो हुआ है उसने बीजेपी के भीतर भी भूचाल ला दिया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। जी हाँ, वही नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश बीजेपी की सियासत में अनअवॉइडेबल लीडर कहे जाते हैं, यानी जिन्हें बीजेपी कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जिनका नाम कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में लिया गया, जिन्हें शिवराज सरकार का नंबर 2 चेहरा माना गया, जो अमित शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे और जिन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार कहा जाता रहा। लेकिन अब दतिया में टिकट किसी और को मिल गया है और उसके बाद जो हुआ वो बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में बहुत कम देखने को मिलता है। दतिया हाईवे जाम, पथराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी, दतिया, डबरा और ग्वालियर में इस्तीफों की झड़ी, यहाँ तक कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी विरोध में खड़े दिखाई दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेताओं में शामिल एक चेहरे को किनारे कर दिया? क्या यह सिर्फ टिकट कटने की एक कहानी है या फिर मध्य प्रदेश बीजेपी में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो रही है? आज ब्रेकिंग प्लस में इसी खबर पर परत दर परत पड़ताल करेंगे। मैं हूं संदीप भमरकर और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ का खास पेशकश ब्रेकिंग प्लस। इतना भी गुमान करकर अपनी जीत पे ये खबर, मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। सड़ता हुआ दतिया, उड़ता हुआ दतिया बनाया था, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। सबसे पहले समझते हैं आखिर नरोत्तम मिश्रा है कौन। आज की राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहती। नरोत्तम मिश्रा उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं। 1990 जब बीजेपी आज जितनी मजबूत नहीं थी, तब नरोत्तम मिश्रा पहली बार विधायक बने, पहले डबरा से। फिर जब डबरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई तो उन्होंने दतिया को अपनी नई राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। वे लगातार 6 बार विधायक रहे। 2005 में बाबूलाल गौर सरकार में पहली बार मंत्री बने। फिर शिवराज सिंह चौहान सरकार में शिक्षा, गृह, कानून, संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग भी संभाले। शिवराज सरकार के अंतिम कार्यकाल में उन्हें सत्ता का नंबर 2 चेहरा माना जाने लगा। लेकिन उनका राजनीतिक सफ़र हमेशा सीधा नहीं रहा। 2008 में वो मंत्रिमंडल से बाहर रहे, फिर 2009 में वापसी की। 2008 के चुनाव में पेड न्यूज़ विवाद में उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। लेकिन कानूनी लड़ाई जीतकर उन्होंने न केवल राजनीतिक अस्तित्व बचा लिया बल्कि अपनी ताकत का एहसास भी कराया। फिर आया 2023। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती से वो हार गए, विधायक नहीं रहे, सरकार में मंत्री नहीं बने। लेकिन पार्टी ने उन्हें हाशिए पर भी नहीं डाला। उन्हें बीजेपी का कुनबा बढ़ाने वाली समिति का संयोजक बनाया गया। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी संगठन में उनका कद बना रहा। यही वजह है कि उनका नाम कई बार प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा सांसद और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं में भी लिया जाता रहा। सीधे शब्दों में कहें तो नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं में शामिल रहे जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। और ऐसे नेता का टिकट कट जाना स्वाभाविक रूप से बड़े सवाल खड़े करता है। अब समझिए टिकट कटने के पीछे की राजनीति। 2023 में हार के बाद भी लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहा था दतिया उपचुनाव में बीजेपी का स्वाभाविक चेहरा नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। इसकी वजह भी थी, जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता पर संकट की चर्चा शुरू हुई, उसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनसे मिलने पहुंचे। तभी उपचुनाव की अटकलें तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में माना जाने लगा कि नरोत्तम मिश्रा की वापसी तय है। लेकिन उम्मीदवारी घोषित होने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अभी किसी का नाम तय मानना जल्दबाजी होगी, तब इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया माना गया। उनका यह बयान ऐसा लगा कि वो एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत बोल रहे हैं। लेकिन बाद में
वही बयान बड़ी राजनीतिक पहेली बन गया। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली में जो नाम भेजा था वो केवल नरोत्तम मिश्रा का था। नरोत्तम मिश्रा का एकल नाम प्रस्ताव के तौर पर भेजा गया था कि उन्हें दतिया का टिकट दिया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने और नाम मांग लिए और आखिरकार दिल्ली ने जिस नाम पर मोहर लगाई वो था आशुतोष तिवारी। संघ पृष्ठभूमि के नेता, पूर्व संगठन मंत्री और कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बनी शिवराज सरकार में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये वही आशुतोष तिवारी हैं जिनका नाम ऑपरेशन लोटस में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में शामिल रहा है। अब आशुतोष तिवारी पर वापस लौटते हैं। इनके नाम को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों ने भरोसा जताया है, लेकिन दतिया के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यहीं से सवाल और बड़े हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दिल्ली ने नरोत्तम मिश्रा का नाम क्यों काटा। यहाँ साफ कर देना ज़रूरी है कि बीजेपी ने इस फैसले की आधिकारिक वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहला सवाल, क्या पार्टी को लगा कि उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के सामने जोखिम ज़्यादा है? दूसरा सवाल, क्या उनकी जीत के बाद मध्य प्रदेश में एक और मजबूत शक्ति केंद्र यानी पावर सेंटर बन जाता? तीसरा सवाल, क्या केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के समानांतर नए प्रभावशाली चेहरों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं, यानी नया पावर सेंटर नहीं खड़ा करना चाहता? इन सवालों के जवाब फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी के पास नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले से कई बड़े राजनीतिक केंद्र मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, वी.डी. शर्मा और अब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत कर आते तो स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम सबसे ऊपर होता और उसके बाद राजनीतिक संतुलन का समीकरण भी बदल सकता था। क्या यही वजह रही? फिलहाल ये सिर्फ एक राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है। पार्टी ने ऐसी किसी वजह की पुष्टि नहीं की है। अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा संगठन में नई भूमिका निभाएंगे? क्या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिलेगी या फिर उनके लंबे राजनीतिक अध्याय का सबसे कठिन मोड़ यही साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि दतिया में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम नहीं बदला है, उसने मध्य प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है और ये बहस उपचुनाव खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहने वाली है। फिलहाल ब्रेकिंग प्लस में इतना ही। सत्ता के गलियारों से निकलने वाली हर बड़ी खबर की अंदर की कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।